जय हिंद साथियों, राउस एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, मैं जय ओझा लेकर आया हूं एक और शानदार करंट अफेयर की क्लास आप सभी के लिए, जहां हम बात करेंगे केवल और केवल एग्जाम ओरिएंटेड न्यूज की, यानी कि एग्जाम ओरिएंटेड खबरों की। तो चलिए शुरुआत करते हैं सेशन की और देखेंगे आज की पहली न्यूज क्या है। लेकिन सबसे पहले देखेंगे हमारा खूबसूरत सा विचार। मेहनत इतनी करो कि किस्मत भी तुम्हारा साथ देने पर मजबूर हो जाए। ये कोटेशन से मुझे एक और लाइन याद आती है कि किसने कहा कि आसमां में सुराख नहीं हो सकता, तबीयत से कोई पत्थर उछालो तो यारों। बेटे, मेहनत करते चलो, आज नहीं तो कल सफलता आपके पास जरूर आएगी। आप सफलता के लिए एक दो बॉल खेल रहे हो और सोच रहे हो कि एक दो बॉल में छक्का लग जाए, नहीं होता है। यहाँ पे सालों लग जाते हैं एड़िया घिसते हुए बच्चों को, सालों लग जाता है कलम घिसते हुए, कॉपियां घिसते हुए, तब कहीं जाके सफलता लगती है। आपका सीधा टक्कर उन विद्यार्थियों के साथ है जो कि 12-12 घंटे लाइब्रेरी में बिता देते हैं सिर्फ एक चाय के सहारे, और आप 2-4 घंटे डिवोट करके अपने आप को समझते हो कि सिलेक्शन हो जाएगा। नहीं होगा बच्चों, ठीक है। यानी कि आपको कोशिश करनी पड़ेगी और लगातार कोशिश करती रहनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि छोटा मोटा काम किया चलो सर हो जाएगा, नहीं बच्चों, ठीक है। तो कोशिश में लगातार लगे रहें। चलिए देखते हैं शुरुआत में पहला आपका क्या आता है न्यूज। आंध्र प्रदेश में विशेष महिला औद्योगिक पार्क लॉन्च किया। अभी देखिए, यह भारत का पहला ऐसा पार्क होगा, ठीक है बच्चों। यह भारत का पहला ऐसा पार्क होगा, याद रखना, भारत का पहला पार्क होगा। यानी कि औद्योगिक पार्क की बात कर रहा हूं। औद्योगिक पार्क का मतलब क्या होता है बच्चों, वहां पर एक पूरा क्षेत्र, पूरा जो एक एरिया दिया जाता है, वो सिर्फ और सिर्फ उद्योग के लिए डेडिकेटेड होता है। आप लोगों के शहरों में भी होता होगा ना औद्योगिक पार्क, मतलब शहर के बाहर एक पूरा इंडस्ट्रियल एरिया ही दिया हुआ है। तो उसी तरीके से एक औद्योगिक पार्क बनाया जाएगा, ठीक है। और ये भारत का पहला औद्योगिक पार्क होगा। याद रखना, भारत का पहला औद्योगिक पार्क होगा। क्लियर पॉइंट बच्चों, औद्योगिक पार्क होगा, ठीक है। और भारत का पहला औद्योगिक पार्क होगा मतलब किस टाइप का, तो बच्चों महिलाओं के लिए पार्क होगा। किसके लिए, तो महिलाओं के लिए, महिलाओं के लिए, ठीक है बच्चों। महिलाओं के लिए डेडिकेटेड होगा, याद रखना, महिलाओं के लिए डेडिकेटेड यानी कि समर्पित होगा। अब समर्पित का मतलब क्या है, जब भी समर्पित और डेडिकेटेड वर्ड समझ में आए तो आप समझ जाना कि यहाँ पे 100% महिलाएं कार्य करेंगी। यहाँ पे कोई पुरुष कार्य नहीं करेगा। जितने भी स्टार्टअप्स होंगे यहाँ पर, वो सारे औरतों के होंगे, याद रखना। जितने भी यहाँ पर जो छोटे मोटे उद्योग होंगे, एमएसएमईज होंगी, वो सब महिलाओं की होंगी, ठीक है। एमएसएमईज होंगी, वो सब महिलाओं की होंगी। यानी कि महिलाओं को उद्योगपति बनाने के लिए, महिलाओं के एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ाने के लिए, महिलाओं की उद्यमिता को बढ़ाने के लिए यहां पर आंध्र प्रदेश सरकार ने एक बहुत ही बेहतरीन पहल शुरू की है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं भाई साहब, कि जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, महिला औद्योगिक पार्क, ठीक है बच्चों, महिला औद्योगिक पार्क। ये बहुत बड़ा डिसीजन है, इससे आने वाले समय में बहुत सारे राज्यों को प्रेरणा मिलेगी और वो भी महिलाओं के उत्थान के लिए ऐसे कार्य करेंगे। अब आप यहाँ पे क्या देखोगे कि आंध्र प्रदेश ने, ये तो बता दिया मैंने आपको, स्थापित करने के लिए निर्णय लिया है। और इसके लिए दो ऑर्गेनाइजेशंस ने पार्टिसिपेट किया है कि दो ऑर्गेनाइजेशन मिलके यहां तक पहुंचेंगे, ठीक है। दोनों ऑर्गेनाइजेशन में आप लोग क्या देखोगे बच्चों, एक तो आप लोग देखोगे फिक्की एफएलओ, ठीक है बच्चों। फिक्की के बारे में मैं आप लोगों को कई बार पढ़ा चुका हूं, ठीक है। फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स, ठीक है, चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ये, अब इसका एफएलओ का मतलब क्या होता है, फिक्की, फिक्की का वो पार्ट जो कि लेडीज ऑर्गेनाइजेशन है, लेडीज यानी लेडीज के लिए काम करेगा, लेडीज ऑर्गेनाइजेशन है। क्लियर बच्चों, फिक्की एफएलओ, यानी कि फिक्की देखिए क्या करता है हमारे देश में। फिक्की के फुल फॉर्म से आपको समझ में आ जाएगा, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। यानी कि भारत में जितना भी कॉमर्स और इंडस्ट्री है उन सभी को संचालित करता है। उसी का एक आर्म है, उसी की एक भुजा है फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि एफएलओ। क्लियर बच्चों, यहाँ पे याद रखेगा। अब आप देखोगे ये निर्णय लिया गया है और इसके लिए फिक्की एफएलओ के साथ समझौता पत्र पर हस्ताक्षर किए गए हैं। किसने किया है भाई साहब, तो एपीआईआईसी ने किया है। अभी दो देखोगे, दो ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे, ठीक है बच्चों। पहला तो आप लोग क्या देखोगे यहां पर कि फिक्की एफएलओ, क्या, फिक्की एफएलओ ने क्या किया है, ये आंध्र प्रदेश सरकार के साथ समझौता ज्ञापन किया है कि भैया
हम डेवलप करेंगे इस तरीके का औद्योगिक पार्क। अब इसके लिए जो बिल्डिंग बनाई जाएगी ना, जो बिल्डिंग बनाई जाएगी वो बनाई जाएगी APIIC के द्वारा, यानी आंध्र प्रदेश इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर कॉर्पोरेशन, APIIC के द्वारा बनाई जाएगी। और इसमें जो विजन रखा हुआ है, एक लक्ष्य रखा हुआ है, वो लक्ष्य का नाम क्या है बच्चों? वन फैमिली वन एंटरप्रेन्योर, यानी कि एक परिवार में, हर एक परिवार में कम से कम एक उद्यमी तो निकले। कौन सी? तो महिला उद्यमी। क्लियर बच्चों? तो यहां पे आप देखोगे कि आंध्र प्रदेश सरकार ने फिक्की के साथ मिलकर के एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है कि महिला उद्यमियों के लिए एक 100% डेडिकेटेड भारत का पहला औद्योगिक पार्क डेवलप किया जाएगा। और ये बिल्डिंग जो बनाई जाएगी वो APIIC के द्वारा बनाई जाएगी, यानी कि आंध्र प्रदेश इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर कॉर्पोरेशन के द्वारा बनाई जाएगी। लक्ष्य क्या है? हर एक परिवार में वन फैमिली वन एंटरप्रेन्योर, यानी कि हर एक परिवार में कम से कम एक उद्यमी तो होना ही चाहिए। ठीक है बच्चों, तो ये इंपॉर्टेंट न्यूज थी और आप लोग नोट्स बनाते हुए चलेंगे। चलिए, इंडियन रेलवे ने लॉन्च किया फर्स्ट LNG डीजल डुअल फ्यूल डेमू ट्रेन। अभी देखिए, भारत में अभी तक जो ट्रेनें चलती थी या तो डीजल से चलती थी, या तो आप देखोगे कि बिजली पे चलेंगी, या तो देखोगे कि कोयले से चलती थी, जो भाप बनता था उससे चलती थी, यानी कि ईंधन के रूप में केवल एक ही चीज इस्तेमाल होती थी। ये पहली बार भारत की पहली ट्रेन है, ये भारत की पहली ट्रेन है। कौन सी? ये पहली ट्रेन है, याद रखना, भारत की ये पहली ट्रेन है। किस तरीके की पहली ट्रेन है? जो कि दो ईंधनों से चलेगी, दो ईंधनों से चलेगी। ठीक है, दो ईंधनों से। अब ये दो ईंधन कौन से होंगे? LNG होगा, लिक्विफाइड नेचुरल गैस होगा। LNG मतलब लिक्विफाइड नेचुरल गैस। ठीक है, और दूसरा आप देखोगे डीजल। ठीक है बच्चों, अब LNG का इस्तेमाल 40% होगा और 60% डीजल का इस्तेमाल होगा। यानी कि डीजल का इस्तेमाल 40% अगर कम होगा तो जाहिर सी बात है प्रदूषण बहुत कम निकलेगा। डीजल से धुआं बहुत ज्यादा निकलता है, तो यहाँ पे प्रदूषण भी बहुत कम होगा। अब आप देखोगे कि इस तरीके की पहली ट्रेन बनाई गई है, तो इसके इंजन का नाम आप क्या देखोगे? याद रखना, भारत की पहली ट्रेन LNG लिक्विफाइड नेचुरल गैस और डीजल, दो तरीके के आप देखोगे यहां पर फ्यूल इसमें इस्तेमाल किया जा रहा है, इसलिए इसको हम लोग ड्यूअल फ्यूल बोलते हैं। ड्यूअल फ्यूल वाला कौन सा इंजन? तो डेमू इंजन। ठीक है बच्चों, डेमू। अब डेमू का फुल फॉर्म आप लोग देखोगे बच्चों, डीजल इलेक्ट्रिक। ठीक है, डीजल इलेक्ट्रिक। ठीक है बच्चों, डीजल इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट आप लोग देखोगे। ठीक है बच्चों, चलिए तो ये डेमो इंजन है जो कि अभी दो फ्यूल से चलाया जाएगा, यानी कि इसमें आप देखोगे दो फ्यूल फर्स्ट टाइम यूज किए जा रहे हैं भारत के द्वारा। तो जो पहली ट्रेन है कहां से कहां तक चलेगी, याद रखना। ठीक है, तो साबरमती से लेकर के, साबरमती आप सभी को पता है, ठीक है, साबरमती आप सभी को पता है, गुजरात। ठीक है बच्चों, तो साबरमती से लेकर के मेहसाना तक चलेगी पहली ट्रेन। क्लियर बच्चों, साबरमती से लेकर के मेहसाना तक चलेगी, और ये भारत के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। जो अगली खबर आती है, त्रिपुरा ग्रामीण बैंक ने लॉन्च किया है फर्स्ट RRB को ब्रांडेड रुपए क्रेडिट कार्ड। अभी देखिए, जो त्रिपुरा ग्रामीण बैंक है ना बच्चों, त्रिपुरा ग्रामीण बैंक है। ये जो त्रिपुरा ग्रामीण बैंक है ना, इसमें आप क्या देखोगे? त्रिपुरा ग्रामीण बैंक में आप क्या देखोगे कि इसने पहली बार, खैर इसने पहली बार नहीं, आज तक RRB ने ही नहीं आज तक क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया। तो त्रिपुरा ग्रामीण बैंक पहला RRB है, याद रखिएगा, पहला RRB है जिसने क्या लॉन्च किया बच्चे? पहला RRB है। ठीक है, पहला RRB है जिसने क्या लॉन्च किया है यहाँ पर, तो याद रखना, पहला वो RRB है जिसने ATM कार्ड नॉट ATM का क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है, पहला RRB। लेकिन इसके साथ आप यहाँ पे देखोगे इसने अकेले नहीं लॉन्च किया है, तो ये त्रिपुरा ग्रामीण बैंक है और प्लस में आप देखोगे PNB, दोनों ने मिलकर के क्या किया है? ये क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। ठीक है बच्चों, तो इसीलिए मैंने क्या बोला यहाँ पे, को ब्रांडेड, दो अलग अलग बैंकों ने मिल करके इसको स्टार्ट किया है। तो त्रिपुरा ग्रामीण बैंक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि कुछ दिन पहले इसने ये भारत का पहला ऐसा बैंक बन गया था जिसने एक इनिशिएटिव लिया था, त्रिपुरा ग्रामीण बैंक ने, त्रिपुरा ग्रामीण बैंक ऑन व्हील, ये इनिशिएटिव लिया था। इसमें ATM ऑन व्हील था, ATM ऑन व्हील, यानी कि गाड़ी पर ATM चला था और वो पूरा का पूरा वैन थी, वो सोलर पैनल से चलने वाली थी। ठीक है, यानी कि सोलर
एटीएम। ठीक है बच्चों, सोलर एटीएम, वो भी मूविंग एटीएम, और वो भी पूरे त्रिपुरा के लिए। तो त्रिपुरा ग्रामीण बैंक ऑन व्हील नाम का इनिशिएटिव इसी ने शुरू किया था। चलिए आगे देखते हैं। तो क्रेडिट कार्ड आप लोग देख लोगे तो दोनों ने मिलकर के स्टार्ट किया है। ठीक है बच्चों, ये इंपॉर्टेंट बात आप लोगों के लिए सामने आएगी। चलिए आप देख लेते हैं कि त्रिपुरा ग्रामीण बैंक, ठीक है, ये आरआरबी कब बनाया गया था? त्रिपुरा ग्रामीण बैंक 1976 में बनाया गया था, और तब से लेकर के अभी तक ये कार्य कर रहा है। अब देखें, त्रिपुरा ग्रामीण बैंक ने अपने स्वर्ण जयंती के अवसर पर, स्वर्ण जयंती के अवसर पर अगस्त में पीएनबी के साथ मिलकर भारत का पहला आरआरबी को ब्रांडेड रुपए क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। सीधी बात है, जो ग्रामीण डिजिटल बैंकिंग में एक मील का पत्थर साबित होगा। यानी कि गांव में अब लोग ज्यादा क्रेडिट कार्ड वगैरह इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि ग्रामीण बैंक का काम ही होता है ना, कि जाकर के देखना, समझना कि गांव में किस तरीके से बैंकिंग को स्टार्ट किया जाए, गांव में किस तरीके से बैंकिंग को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देख लेते हैं। अगला सवाल आपका क्या आता है, यानी कि अगली न्यूज क्या आती है? आरबीआई ने अप्रूव किया है विनय टॉन्से, विनय टॉन्से को एमडी और सीईओ के रूप में। ठीक है, किसके? एमडी और सीईओ किसके भाई साहब? तो यस बैंक के, किसके? यस बैंक के, यस बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में यहां पर नामित किया गया है। किसको नामित किया गया है? तो विनय टॉन्से को। क्लियर है बच्चों, याद रखना, विनय टॉन्से को, विनय विनय टॉन्से को। जब भी आप लोग बात करोगे ना बच्चों, ठीक है, अपॉइंटमेंट की, यानी कि नियुक्तियों की, तो दो तीन चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती है। मैं हर एक सेशन में आप लोगों को बताता हूं जब भी अपॉइंटमेंट का बात आता है, तो कि किसको बनाया गया है, किसका बनाया गया है। तो यस बैंक का बनाया गया है, क्या बनाया गया है? सीईओ और एमडी बनाया गया है, याद रखना। और ये विनय टॉन्से जी को बनाया गया है। क्लियर पॉइंट, कौन बना है, क्या बना, ये पता लग गया। इन्होंने रिप्लेस किसको किया, ये इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, यानी कि रिप्लेस का मतलब क्या होता है? इन्होंने किसकी जगह ली है, ये इंपॉर्टेंट होता है। किसकी जगह ली है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो जब आप देखोगे कि किसी अपॉइंटमेंट की बात हो रही है किसी पद पे, तो जाहिर सी बात है वो पद किसी ने छोड़ा होगा, तभी तो ये पद ग्रहण करने जा रहा है। तो यहाँ पे आप देखोगे, ठीक है, कि आरबीआई ने पूर्व एसबीआई एमडी, और ये जो हमारे विनय सर थे, ये एसबीआई के एमडी थे, एसबीआई के एक्स एमडी हैं, एक्स एमडी हैं। क्लियर बच्चों, याद रखना, एक्स एमडी हैं। और इन्होंने यस बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में इन्होंने अभी अपना जो पद निर्धारित किया है, पद निर्धारित नहीं, निर्धारित तो खैर आरबीआई ही करेगी। ठीक है, इन्होंने पद धारण किया है, और जिसे शेयर होल्डरों की मंजूरी पर रखा गया है, और जो पुनर्गठन के बाद भी स्थिरता के बाद नेतृत्व परिवर्तन को दर्शाता है। यानी कि आप देखोगे कि ये जो हमारे विनय टॉन्से सर हैं, एसबीआई के एक्स एमडी रह चुके हैं, और अभी फिलहाल यहाँ पे ज्वाइन कर रहे हैं। और यहाँ पे आप जो भी चीज दिखाई दे रही है, इसमें कुछ खास बात नहीं है। इसमें समझने वाली बात सिर्फ इतनी सी है कि याद रखना, जब भी किसी बैंकिंग वगैरह की अपॉइंटमेंट होगी ना, तो रिकमेंडेशन वो शेयर होल्डर्स ही देते हैं, कि भैया जो डायरेक्टर्स होता है ना, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बहुत सारे बैठे रहते हैं, तो वो रिकमेंडेशन देते हैं, लेकिन अप्रूवल हमेशा आरबीआई ही करेगा। याद रखना, इस पे लिखा नहीं है बट मैं आपको बताता हूं। ठीक है, अप्रूवल हमेशा कौन करेगा? आरबीआई ही करेगा। ये इंपॉर्टेंट बात आपको देखने के लिए मिलेगी। ठीक है बच्चों, अप्रूवल आरबीआई ही करेगा। इसके बाद आप लोग एक और पॉइंट देखोगे कि इन्होंने रिप्लेस किसको किया है? तो प्रशांत कुमार जी को किया है, इन्होंने प्रशांत कुमार जी को रिप्लेस किया है। ठीक है बच्चों, याद रखना, प्रशांत कुमार जी को रिप्लेस किया इस पद पर। तो ये सारी इंफॉर्मेशन आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट बन जाती है अपने आप ही। चलिए, नाउ नेक्स्ट इज Walmart becomes world's first retail company to reach $1 trillion। वॉलमार्ट रिटेल में, याद रखना, वॉलमार्ट क्या है? सबसे पहले तो ये देख लीजिए, ठीक है, दुनिया की सबसे बड़ी, दुनिया की सबसे बड़ी क्या है? दुनिया की सबसे बड़ी रिटेल कंपनी है। ठीक है बच्चों, क्या है? दुनिया की सबसे बड़ी रिटेल कंपनी है। ठीक है, अब रिटेल कंपनी का मतलब क्या होता है? ध्यान से सुनिएगा। रिटेल का मतलब होता है बच्चे कि यहाँ पर जैसे रोजमर्रा की चीजें, जैसे राशन वाशन, ये आपको बेचना है ना। आप जैसे मॉल में जाते हो ना, वॉलमार्ट के मॉल में आप गए होंगे, तो देखा होगा कि इधर राशन है, इधर जूता है, उधर कपड़े बिक रहे हैं, इधर शैम्पू बिक रहा है, उधर किताबें बिक रही है। मतलब एक ही मॉल में सारा कुछ आपको मिल जाएगा, लेकिन वो रिटेल में मिलेगा, थोक में नहीं मिलेगा। समझे आप? यानी कि कस्टमर जाके डायरेक्टली वहां से खरीद सकते हैं।
तो दुनिया की सबसे बड़ी रिटेल कंपनी है और इसने अभी वर्ल्ड रिकॉर्ड स्थापित कर लिया है, वर्ल्ड रिकॉर्ड स्थापित कर लिया है। और किस चीज का वर्ल्ड रिकॉर्ड स्थापित किया है कि भाई साहब ये दुनिया की सबसे बड़ी रिटेल कंपनी बन चुकी है, 1 ट्रिलियन तक पहुंचने वाली, ठीक है, 1 ट्रिलियन की इसकी संपत्ति हो चुकी है। क्लियर बच्चों, याद रखें यहाँ। तो जनवरी 2026 में वॉलमार्ट दुनिया की पहली रिटेल कंपनी बन गई है जिसका बाजार मूल्य 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया है, जो मजबूत स्टॉक वृद्धि, एआई निवेश और नैस्डैक 100 सूचकांक में शामिल होने से प्रेरित है। अभी देखिए, और इसमें पॉइंट क्या है, क्यों यहां तक पहुंचा है, ये दो तीन चीज आपको बता दूं। के रेट बढ़ गए, इसके शेयर्स के रेट बढ़ गए, रेट क्या हो गया, बढ़ गए, पहले तो आप ये देखोगे। इसके बाद इसने एआई में बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, एआई आर्टिफिशियल में इसने बहुत ज्यादा निवेश किया है, इन्वेस्टमेंट किया है, आप ये देख लोगे। उसके बाद इसको एक उपलब्धि और हासिल हुई है बच्चों कि यहाँ पे एक इंडेक्स आता है, ठीक है, जो कि सेहत बताता है, हेल्थ बताता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की। तो यहाँ पे उस इंडेक्स को हम लोग क्या बोलते हैं, नस्डक, ठीक है, क्या बोलते हैं, नस्डक, ठीक है बच्चों, नस्डक, नस्डक इंडेक्स। अब ये जो नस्डक इंडेक्स है, याद रखना, ये जो नस्डक इंडेक्स है, ठीक है बच्चों, इसमें इसमें 100 की सूची बनाई जाती है, तो 100 की सूची में भी वॉलमार्ट शामिल हो गया है। तो जाहिर सी बात है, यहाँ पे कोई अचीवमेंट हासिल होती है तो कोई भी कंपनी और ज्यादा अचीव करने की कोशिश करती है, यानी कि बेहतर प्रदर्शन करने की कोशिश करेगी, ठीक है बच्चों। तो आप देखोगे वॉलमार्ट बिकेम द वर्ल्ड्स फर्स्ट रिटेल कंपनी टू रीच USD 1 ट्रिलियन मार्केट वैल्यू इन जनवरी 2026, ड्रिवन बाय स्ट्रॉन्ग स्टॉक ग्रोथ, एआई इन्वेस्टमेंट एंड इंक्लूजन इन द नैस्डैक 100 इंडेक्स। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू बच्चों? ठीक है, चलिए नाउ नेक्स्ट इज 22nd उपेंद्र नाथ ब्रह्मा सोल्जर ऑफ ह्यूमैनिटी अवार्ड 2025 दिया गया, ठीक है बच्चों, यानी कि मानवता का सैनिक पुरस्कार 2025 दिया गया। किसको दिया गया, भूटान की रानी माता माता ग्यालमुशी, माता ग्यालमुशी आशी डोरजी। मुझे लग रहा है कि 4-5 बार बोलूंगा तो मेरी जुबान क्लियर हो जाएगी, है ना। ठीक है, वांगमो वांगचुक, ठीक है बच्चों, वांगमो वांगचुक, एक बार में तो बोला भी नहीं जा रहा है, ठीक है। तो ध्यान सुने, फिर से मैं बोल रहा हूं, ठीक है, क्या नाम है, माता ग्यालमुशी आशी डोरजी वांगमो वांगमो वांगचुक, ठीक है। व्यर्थ में ही लोग अपने जुबानों को तकलीफ देते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, जुबानों की थेरेपी लेते हैं। मुझे लग रहा है जाके ना भूटान में और नेपाल में या चाइना चुइना में ना 1 महीने रह के आ जाओ, ठीक है, आपकी जुबान एकदम क्लियर हो जाएगी। जुबान मुंह के हर एक कॉर्नर को छूती हुई इतने शुद्ध बोलने लग जाएगी हिंदी, याद रखिएगा आप। तो जाकर घूम के आओ, ठीक है, ऐसे ऐसे नाम मिलेंगे यार, मैं 25 बार बोल दूं तब भी शायद क्लियर ना निकले, लेकिन हाँ याद रहेगा, ऐसे टेढ़े मेढ़े नाम याद जरूर रहते हैं, ठीक है। फिर से, माता ग्यालमुशी आशी डोरजी वांगमो वांगचुक, ठीक है, वांगचुक, वांगचुक भी इसलिए याद है, सोनम वांगचुक से वांगचुक याद आ रहा है मुझे, ठीक है। तो एक दो शब्द तो चलो खैर याद है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है माता जी, आपको अवार्ड मिल गया, ठीक है, कॉन्ग्रेचुलेशन, ठीक है। तो चलिए, अब अवार्ड कौन सा मिला है ध्यान से सुनिएगा। एक अवार्ड दिया जाता है, ठीक है, उपेंद्र नाथ ब्रह्मा सोल्जर ऑफ ह्यूमैनिटी, उपेंद्र नाथ ब्रह्मा, याद रखना, उपेंद्र नाथ सोल्जर ऑफ ब्रह्मा, सोल्जर, ठीक है, सोल्जर नॉट उपेंद्र, ठीक है, उपेंद्र नाथ ब्रह्मा, ठीक है बच्चों, उपेंद्र नाथ ब्रह्मा, उपेंद्र नाथ ब्रह्मा, ब्रह्मा सोल्जर ऑफ ह्यूमैनिटी, सोल्जर ऑफ ह्यूमैनिटी, इसका मतलब क्या होता है, मानवता का योद्धा, ठीक है बच्चों, सोल्जर ऑफ ह्यूमैनिटी, मानवता का योद्धा, ये अवार्ड है। और इस अवार्ड का कौन सा संस्करण, तो 22वां संस्करण दिया जा रहा है, सेकंड एडिशन, 22nd एडिशन आप लोग को दिखाई देगा, क्लियर पॉइंट यहाँ पे। तो ये दिया जा रहा है, और किसको दिया जा रहा है, तो भूटान की जो क्वीन है, भूटान की जो महारानी है, भूटान की जो क्वीन है, ठीक है, भूटान की क्वीन है, ठीक है बच्चों, याद रख लेना। तो भूटान की क्वीन का नाम क्या है, ग्वालमुशी आशी, याद रखना, ग्वालमुशी, ग्वालमुशी, ग्वालमुशी आशी, ग्वालमुशी आशी डोरजी, ठीक है बच्चों, डोरजी, ग्वालमुशी आशी डोरजी वांगमो वांगचुक, ठीक है बच्चों, याद रखना, वांगमो वांगचुक, वांगमो
वांगचुक, वांगचुक, ठीक है, ये आपको दिखाई देगा, इनको दिया गया है ये अवार्ड, ठीक है बच्चों, याद रखिएगा। अब ये होता क्या है, ध्यान सुनिएगा, ठीक है, अब ये है क्या, क्लियर बच्चों, चलिए, ओके, पहले आ गया क्या, चलो कोई बात नहीं, ठीक है, वो बीच में ऐड हो गया, पता नहीं मुझे कैसे होगा, मेरे को आता वाता है नहीं इतना, कोई बात नहीं, आपको जो देखना है आप वो देखो, ठीक है, चलिए, ये तो हो गया, ठीक है, हम क्या पढ़ रहे थे, अच्छा वो चला ही गया, चलो कोई बात नहीं यार, कहाँ गया यार वो, चलिए हो गया था, ये भी हो गया था वॉलमार्ट वाला, ये चलो इसको डिलीट मार दूंगा मैं, ठीक है, ये कहाँ गया यार, कहाँ गया यार ये तो मैं आप पढ़ा ही चुका हूँ, नहीं नहीं, चलो यार कोई बात नहीं, मैं आपको पढ़ा चुका था, वो उनको अवार्ड मिला था, कौन सा अवार्ड मिला था मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, ठीक है, एक्चुअली क्या है कि टेक्निकली थोड़ी अपनी थोड़ी समझ कम है ना, टेक्निकली क्या क्या है ये टेक डिपार्टमेंट का काम है, थोड़ी होगी तो कोई बात नहीं, ठीक है ना, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, ठीक है, ज्ञान से मतलब है ना, ज्ञान जरूरी है, ज्ञान लेते चलो, और ज्ञान तो हम बांटने के लिए यहाँ पे खड़े ही हैं, हमें इसीलिए यहाँ पे रखा गया है, ठीक है बच्चों, तो चलिए, आईओसी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने सिलेक्ट किया है सोराया, सोराया सोराया अघई हाजी हाजी आघा, सोराया अघई हाजी आघा, याद रखना, नाम क्या है इनका, सोराया, सोराया अघई, ठीक है, अगई, ठीक है, अगई, ठीक है, और उसके बाद हाजी याघा, हाजी याघा, ये मैडम है, ईरान से हैं, मैडम है और ये ईरान से हैं, याद रखना, ठीक है, मैडम है और ये ईरान से हैं, और कौन सी क्या खेलती हैं, तो ये बैडमिंटन खेलती हैं, ठीक है बच्चों, ये बैडमिंटन प्लेयर हैं, बैडमिंटन प्लेयर हैं, और ये अभी पहली बार, पहली ऐसी महिला है, पहली ऐसी महिला है, पहली महिला है जिन्हें, महिला हैं जिन्हें इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी में एज अ मेंबर तौर पर शामिल किया गया है, ठीक है बच्चों, तो आप देखोगे कि ये पहली महिला है जो कि इंटरनेशनल लेवल पर यहां पर आई है, तो अब देखिए, अब ये डिसीजन कहां पे लिया गया, इटली के मिलान में, डिसीजन कहां पे लिया गया, इटली के मिलान में इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने, ठीक है, 145वीं इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी सत्र में, कौन सा सेशन था ये इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का, 145वीं, ठीक है, 145वीं, ठीक है, आईओसी सत्र में आप देखोगे ईरानी बैडमिंटन खिलाड़ी सोराया आगाई हाजी आगा को 95 मतों के साथ 107वीं सदस्य के रूप में चुना गया, कौन से नंबर पे सदस्य बनी है, 107th मेंबर बनी, यानी कि अभी तक टोटल मेंबरों की बात करें तो 107 मेंबर ही आपको दिखाई देंगे, 107 में से 97 में से इनको 95 वोट मिले, दो खिलाफ मिले, 95 इनके फेवर में मिले, और इस वजह से ये ईरान की पहली महिला और ओवरऑल चौथी और ओवरऑल फोर्थ ऐसी सदस्य बन चुकी हैं ईरान की तरफ से, जो कि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी तक जगह बना पाई है, क्लियर बच्चों, तो नाम इंपॉर्टेंट याद रख लेना, कोई ऐसी अचीवमेंट आती है तो वो आप लोगों से सवाल पूछे जा सकते हैं, और एग्जामिनर के दिमाग में जाहिर सी बात है ऐसे सवाल बनेंगे यार, हम इंसान है, हम टीचर, हम भी पेपर बनाएंगे तो ऐसे ही बनाएंगे ना, सीधी सीधी बात है ना बच्चों, चलिए आगे देख लेते हैं, ट्रेवल राइटर ह्यूज कैंजर, ठीक है, ट्रेवल या राइटर ह्यूज कैंजर का निधन हो गया है, याद रखना, यात्रा लेखक, यात्रा लेखक, अब यात्रा लेखक कौन होता है, जो घूमता रहता है और अपने एक्सपीरियंस को लिखता रहता है, ठीक है, यात्रा लेखक, ठीक है बच्चों, यात्रा लेखक, क्या नाम है इनका, ह्यू, ठीक है, क्या नाम है इनका, ह्यूज, ठीक है बच्चों, क्या नाम है इनका, ह्यूज, HUGS, नॉट ये, ठीक है, ह्यूज इनका नाम है, ठीक है, HUGH, ह्यूज गैटजर, ठीक है, ह्यूज क्या नाम है, गैटजर, गैटजर, कहाँ के हैं ये, तो पटना के हैं, कहाँ के हैं ये, तो पटना के हैं, नेवी में पहले काम करते थे, ठीक है, नेवी की रिटायरमेंट हुई, नेवी की रिटायरमेंट के बाद ये निकल पड़े दुनिया के भ्रमण, दुनिया का भ्रमण करते रहे और अपने एक्सपीरियंसेस को लिखते रहे, तो बहुत सारी किताबें इन्होंने लिखी हैं, लेकिन अभी इनकी 95 साल की उम्र में, 95 साल की उम्र में इनकी मृत्यु हो गई, और उत्तराखंड में इनकी मृत्यु हुई है, ठीक है बच्चों, है पटना के लेकिन उत्तराखंड में इनकी मृत्यु हुई है, तो आप देखोगे
और इनको अभी पद्मश्री से भी नवाजा गया था 2025 में। अभी ह्यू गेंजर 95, जन्म पटना, 1931 में इनका जन्म हुआ था, मृत्यु हुई है इनकी, याद रख लेना। और 2026 में अभी मृत्यु हुई है। इनको पद्मश्री पुरस्कार मिला था 2000 साल ने लिखा, मैं लिख देता हूं 2025 में पद्मश्री मिला था इनको, पद्मश्री 2025 में मिला था, यह बात आप लोग याद रख लेना, ठीक है। भारतीय नौसेना कमांडर थे 30 साल, याद रखना, भारतीय नौसेना कमांडर थे, ठीक है। 30 प्लस पुस्तकें लिखी हैं। 40 साल का एक इनका सबसे फेमस एक जो लेख है वो है, याद रखना इंपॉर्टेंट, सक्सेस एंड द सिटी। ये 42 साल लगातार चला है, कितना, ये 42 साल लगातार चला है बच्चों, लगातार। तो सबसे ज्यादा सक्सेसफुल इसे ही हम लोग कहते हैं। इसके अलावा इन्होंने दूरदर्शन के लिए 92, दूरदर्शन के लिए, नॉट 92, ठीक है, ये 52, दूरदर्शन के लिए 52 डॉक्यूमेंट्रीज लिखी है, यानी कि उन्होंने दूरदर्शन के लिए भी काम किया है रिटायरमेंट के बाद। और ट्रेवल राइटर है, यानी कि यात्राएं करते रहते थे और अपनी किताबें लिखते रहते थे। 30 प्लस तो इन्होंने किताबें लिख डाली हैं, 52 डॉक्यूमेंट्रीज लिख डाली हैं, और किसके लिए, तो दूरदर्शन के लिए, ठीक है बच्चों। तो तमाम इनकी उपलब्धियां रही हैं। 2025 में मैं आपको बता ही चुका हूं कि पद्मश्री से इनको नवाजा गया है। तो ये महान राइटर थे, ह्यूज गेंजर के नाम पे हम लोग इनको जानते हैं। तो ये आप लोगों को याद रखना है, ठीक है बच्चों। तो चलिए, आज का सेशन यहीं तक था। आई होप आप लोगों ने नोट्स बनाए होंगे, एंजॉय किए होंगे, और इसी तरीके के और भी बेहतरीन सेशंस में आप लोगों के लिए लेकर के आता रहूंगा। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखेंगे बच्चों। जय हिंद।